नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हेमंत भाई को पहले स्क्रीन पर ले आइए, फिर कार्यक्रम शुरू करें। स्वागत है हेमंत भाई, लाइए लाइए, सुनाइए। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी है आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना जरा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। ये बयान हम आपको एक बार फिर से सुनाएंगे, लेकिन अभी रुक करके एक सवाल के बाद, क्योंकि इसमें कई पॉइंट्स हैं अलग अलग। इसमें जो अलग अलग हिस्सा है ना, है छोटा सा बयान, लेकिन इसमें कई ऐसे मार्क मतलब शब्द हैं, वाक्य हैं, जिनको हाईलाइट करने की जरूरत है, अंडरलाइन करने की जरूरत है। लेकिन पहला सवाल होने के बाद, हेमंत भाई, 1 साल कौन से किसी भी चीज के लक्षण देखे जाते हैं हमारे यहाँ डायग्नोस करने का? हमारे यहाँ क्या, पूरी दुनिया में डायग्नोस करने का एक तरीका होता है। हालांकि हर विधा का जो चिकित्सक होता है वो अपने तरीके से डायग्नोस करता है। एलोपैथ वाला अपने तरीके से करता है, चार जांच करवाता है। नाड़ी विधा वाला, आयुर्वेद वाला नाड़ी से खाली नब्ज से करता है। होम्योपैथ वाला पूछता है कब सोए, कब जगे, कब रात में उठते हो, कब खाना खाते हो, कब टॉयलेट जाते हो, आपके सारे सिस्टम को पूछता है। तो सब विधा में अलग अलग तरीके से डायग्नोस करते हैं। राहुल ने ये डायग्नोस कैसे किया? इस पूरे डायग्नोसिस में कौन कौन सी जांच करवाई, जुडिशरी में, चुनाव आयोग में, कहां कहां से क्या रिपोर्ट आई, इसको हम, हालांकि हम तो इस पर आप कह सकते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा तो है नहीं कि राहुल ने हमको बताया, लेकिन बीमारी को देखते हुए कहां कहां जांच हुई होगी, इस पर मैं पहला सवाल समझना चाहता हूं कि कहां कहां से रिपोर्ट आई। और आशीष भाई ज्ञानेश का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त कहा उन्होंने। तो ज्ञानेश का नाम, क्या ज्ञानेश ने पाला बदल दिया है? ज्ञानेश खबरी बन चुका है? आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। जब वक्त बदलने की आहट होती है, आपने सुना है कभी एक बात कि जहाज डूबता है तो सबसे पहले कौन दौड़ता है? तो जो जिनके जरिए सत्ता के स्तंभ को मजबूती से कंट्रोल कर रखा था, अगर उनको ये लगे कि नीचे गड़बड़ है, ग्राउंड पे इंटरनेशनल सिचुएशन ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है, युवा विद्रोह पर उतरे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे? और ओवरऑल जो सरकार का रवैया है, अर्थशास्त्र को अनर्थशास्त्र बना करके और किसी भी चीज को स्वीकार करने का ना करने का लेकर के, तो ये सारी चीजें कौन करता है? ये करते हैं ब्यूरोक्रेसी, देश की नौकरशाही देश को करते हैं। और नौकरशाहों का हमारे देश में एक मूल मंत्र है, उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा, कि कुछ भी होता रहे, हमारी पोस्टिंग सुरक्षित रहनी चाहिए, हमारी सुविधाओं में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
तो जब उनको ये लगा कि यहाँ पर अब जो मामला है जो चल रहा है ये लंबा नहीं चलेगा, तो उसमें से आपको पता है मोदी जी ने 12 साल तक इस देश के पूरे सूचना तंत्र को, हर कोई मिनिस्ट्री हो कोई सिस्टम हो, कंप्लीटली ब्लॉक कर रखा है, कहीं से कोई खबर आने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रखी। ठीक। और आज की तारीख में हालत ये है कि वो सूचनाएं अगर राहुल गांधी को जाने लगी तो उसका कोई कारण होगा आशीष भाई। ब्यूरोक्रेसी का उदाहरण दीजिए आप, कोई व्यक्ति लंबे समय तक एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लेके कैबिनेट सेक्रेटरी बना चल रहा है, कोई होम सेक्रेटरी बना चल रहा है, कोई फाइनेंस सेक्रेटरी की एक्सटेंशन होगी, मतलब तमाम पदों पर लगातार लोगों को एक्सटेंशन मिलती चली गई। तो लोग जो हैं वो किन पदों की तरफ देखते हैं? इन्हीं टॉप पदों की तरफ देखते हैं। सीबीआई के अधिकारी हैं, ईडी के अधिकारी हैं। जब कोई पिछला हटेगा टर्म पूरी करके तभी तो अगले का नंबर आएगा, और अगर पुराना कोई टर्म चलती रहे तो क्या होगा? ये मैं उनके इंटरनल बता रहा हूं जो डायनेमिक्स ब्यूरोक्रेसी की होती है। तो एक तो सरकार के प्रति जो कंट्रोल था वो उससे लूज होगा, और वो सारे के सारे अपनी निष्ठाएं बदलने में ज्यादा देर नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि पता है कि दूसरा सिस्टम, मोदी जी का सिस्टम एक है, अपोजिशन का सिस्टम भी उन सूचनाओं को भी चाहता है और उस पावर को भी चाहता है, सर्टेनली, इसलिए पॉलिटिक्स में है। तो बेसिकली हमारे यहाँ जो नौकरशाही है वो पाड़ा बदलने की कभी से माहिर रही, और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट तो आपने ऐसे देखे होंगे जो यहां भी हैं वहां भी हैं कहीं और भी, ऐसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट, ठीक है ना, वो मौसमी सारे के सारे जिसको आप कहते हैं। तो पूरी जो परिस्थिति है आशीष भाई वो कहीं ना कहीं मोदी जी के कंट्रोल से बाहर होती अब दिखाई दे रही है, खासतौर पर जब उन्होंने ये कहा कि अगर अब जल्दी नहीं संभाला गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बड़ा नुकसान क्या होगा? बड़ा नुकसान देश के लोगों का, मोदी जी का तो कुछ भी करना नहीं, 8,500 करोड़ का जहाज है, बढ़िया लंबी लंबी गाड़ी में काफिले में चलते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं, मौज मस्ती। वो नुकसान होगा देश के लोगों का, देश के किसान का, देश के युवा का, देश की अर्थव्यवस्था का। तो इन सारे लोगों के पास फर्स्ट हैंड डेटा भी, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी। और आपने ज्ञानेश गुप्ता का नाम लिया, जरूरी नहीं है कि मुख्य चुनाव आयुक्त में ज्ञानेश गुप्ता ही हो, उनके कार्यालय में बहुत सारे लोग होते हैं। ज्ञानेश गुप्ता तो उस स्थिति में ही नहीं है। आपको पता है ना, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो बिहार के चुनाव में बाकायदा तीनों चुनाव आयुक्तों के नाम लिया करते, कभी इतिहास में नहीं सुना होगा आपने, तमाम जगह पैसा लिया गया। तो जरूरी नहीं कि ज्ञानेश गुप्ता ही हो। ऐसे ही जैसे इंटेलिजेंस के अंदर है, इंटेलिजेंस के अंदर थोड़ी हेड ही करेगा, उसका सिस्टम भी तो होता है। तो आज की तारीख में जो नौकरशाही की टॉप एक्लियंस है वो कहीं ना कहीं आजीज आ चुके हैं इस कंप्लीट कंट्रोल से, और उनको ये पता है कि इनसे देश संभल नहीं रहा है। ग्रास रूट का फीडबैक उनके पास है। उन पूरी परिस्थितियों को अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी ने जो इशारा किया, और दूसरी बात एक और आपने बहुत सही बात कही थी, आपने कहा स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट एक पक्ष आशीष भाई, दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है कि कोई उनको कुछ भी कहता रहे, वो एक संगठन के नाम पर कमजोरी हो सकती है, परसेप्शन कहता है तो कुछ हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी एक तो झूठ नहीं बोलते कभी भी, एक वो बेईमान और भ्रष्ट नहीं है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। उनसे मिलने के बाद, उनके इंटरव्यू वगैरह करने के बाद, वो ही इज ए मैन ऑनेस्ट फ्रॉम द कोर, मतलब उसके अंदर वो जो पॉलिटिशियंस वाली वो है वो नहीं है उसके अंदर। तमाम सवालों के जवाब वो इस तरीके से देते हैं जैसे वो पॉलिटिशियन है ही नहीं। उन बातों का जिक्र करना ठीक नहीं है, लेकिन तो जिस तरह की बात उन्होंने की कि वहां से हमारे पास खबर आने लगी। उन्होंने जुडिशरी का नाम लिया, जुडिशरी पे स्पेसिफिकली बात कर लीजिए आप। जुडिशरी में किस किस तरह की अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, तो उससे तमाम तरह के जो निष्पक्ष लोग हैं उनके अंदर तो रिएक्शन आएगा ना कभी कभी। और तमाम राज्यों के हाईकोर्ट के अंदर भी है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ऐसे तमाम लोग होंगे जो इस पूरे सिस्टम से सहमत नहीं होंगे ना ऐसे, तो सूचनाएं कहाँ आएंगी? फिर विपक्ष के पास ही आएंगी। तो ये जो दावा लोग कह सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उनके पास ये फीडबैक है। और जो इमरजेंसी की बात की, इमरजेंसी के दो तरीके होते हैं। एक तो आपने नोटिफाई कर दिया, प्रोक्लेमेशन के जारी कर दिया कि भाई इमरजेंसी लागू होगी। इस देश में अगर आप पिछले 5-6 साल में देखेंगे तो आपको क्या लगता है कि यहाँ कोई लोकतंत्र बचा हुआ है क्या? पहले तो आप कहा करते हैं कि इस देश के अंदर इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है। अब तो इलेक्टेड को भी छोड़ो, यहां तो सिलेक्टेड ऑटोक्रेसी है भाई साहब। अब इलेक्टेड तो वो होती है जो लोग चुने जिसको, यहां तो लोग भी इन्होंने चुन रखे हैं कि कौन वोट डालेंगे एसआईआर के नाम पर। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के पास फीडबैक है कि चीजें इनके हाथ से तेजी से निकल रही है। जो उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, तो वो वैसे नहीं कह रहे। वो जो हडसन इंस्टीट्यूट में अमेरिका वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के जस्ट करीब जो राम माधव ने बोला, आपको क्या लगता है मोदी जी का 56 इंच का सीना उससे स्टेब्लिश हुआ या क्या हुआ? पूरे की पूरी भाजपा और आरएसएस का राष्ट्रवाद छिन्न भिन्न हो गया उस एक वीडियो क्लिप से। आपने मैंने उस पर शो भी किया।
जो उन्होंने क्या कहा था कि हमने चबाहट छोड़ दिया, हमने ईरान से तेल छोड़ दिया, हमने रसिया से तेल छोड़ दिया, आपने 50% हम पे टैरिफ लगाया, हम कुछ नहीं बोले, आपने 18 कर दिया, हम कुछ नहीं बोले, तो और क्या करें हम? तो वो राम माधव कोई राहुल गांधी का आदमी थोड़ी, वो तो स्टॉन्च आरएसएस है। तो उसने अनजाने में अनजाने में सच बोल दिया, जो कि सच बोलना यहाँ पर स्ट्रिक्टली प्रतिबंधित होता है। संघ और भाजपा में सब कुछ होता है, बस सच नहीं बोलना होता, भ्रम फैलाना होता है, भय फैलाना होता है। तो वो जो चीज है आज की तारीख में आशीष भाई, जितने फाल्ट लाइन्स इस सिस्टम की खुलेंगी मोदी जी की, कि आज वेनेजुएला की राष्ट्रपति भारत आई हुई थी कार्यवाहक, उसकी घोषणा भी अमेरिका का विदेश मंत्री कर रहा था। बताइए भैया, तो वेनेजुएला से घोषणा हो जाती है, भारत से हो जाती है? वेनेजुएला कहने को एक देश है, उसका कंप्लीट कंट्रोल अमेरिका के पास है। उसका तेल अमेरिका बेचता है, पैसे अमेरिका के पास जाते हैं, तेल आपका और पैसे बाहू के पास जाते हैं। ये कर रखा है उसने। और वो बता रहा है रूबियो कि वो वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति भारत आएंगे। भारत के अमेरिका के ट्रेड डील के बारे में ट्रंप घोषणा कर रहा है, हमारे वाले उसको रीट्वीट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? भारत की संप्रभुता कहां चली गई? आशीष भाई, ये तो राहुल गांधी जो है कह रहे हैं, अगर इस देश का पोमेरियन मीडिया एक दिन 24 घंटे अपनी कमर सीधी कर लेना, साल तो बहुत लंबी बात है, 24 घंटे मुश्किल हो जाएंगे। 24 घंटे क्या, 24 घंटे बहुत मुश्किल हो जाएंगे। और आपको पता है आरएसएस कितना निष्ठुर है, जब वो मुंह फेरता है ना, फिर आप कुछ भी कर लीजिए, फिर आप ढूंढे नहीं मिलते। ऐसे तमाम उदाहरण आरएसएस के अंदर आपको मिल जाएंगे। या तो आप पद पे थे और या आप कहीं भी नहीं थे, ढूंढते रह जाइए। वो परिस्थिति केवल और केवल इस देश में जो कुछ हो रहा है उसका 95% जिम्मेदारी इस देश का पोमेरियन मीडिया है, और मोदी जी इस बात को जानते हैं। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने इसका इलाज किया। तो राहुल गांधी की दावे नहीं है, वो राहुल गांधी का एक अपना असेसमेंट है। एक साल का मतलब ये नहीं होता कि आज से 365 दिन, हो सकता है कोई परिस्थिति और 2 महीने लगे, हो सकता है 4 महीने लगे, हो सकता है 10 महीने भी लग जाए, 12 महीने भी लग जाए, 13 भी लग जाए। सवाल वो नहीं, सवाल ये है कि जो आज की तारीख में मोदी जी की पोजीशन है एज प्रधानमंत्री, अगर कोई और प्रधानमंत्री होता, आपको क्या लगता है वो इस पद पे कायम रह पाता? आई चैलेंज यू, इतनी शर्मनिरपेक्षता और कहीं हो ही नहीं सकती जो इस सिस्टम के अंदर। भाई, आप पूरी की पूरी सॉवरेनिटी को अमेरिका रखा है। इस देश की 52 से लेकर के 2026 की विदेश नीति का आपने बंटाधार कर दिया। ना आप गजा में कहीं खड़े हैं, ना आप ईरान के साथ कहीं खड़े हैं, ना आप रूस और यूक्रेन के युद्ध में कहीं खड़े हैं, आप कहीं है ही नहीं। आप पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन से दूर करते हैं, ट्रंप युद्ध विराम की घोषणा कर देता है। कोई और राष्ट्र प्रधानमंत्री होता तो कंटिन्यू कर पाता क्या? मीडिया उसका जीना आराम कर देता। और यहां मीडिया क्या कह रहा था, उधर वो ट्रंप ट्वीट टाइप कर रहा है कि युद्ध विराम हो गया, ये लाहौर और इस्लामाबाद फतेह कर रहे थे। तो ये आशीष भाई जो कंप्लीट कंट्रोल है, केवल और केवल आप मीडिया को छोड़ दीजिए। राहुल गांधी ने मीडिया का नाम नहीं लिया, बाकी सबका नाम लिया, इंटेलिजेंस का लिया, ब्यूरोक्रेसी का लिया, चुनाव आयोग का लिया, सबका लिया, मीडिया का नहीं लिया। क्योंकि मीडिया आज की तारीख में इतने बुरे तरीके से सोल्ड आउट है, और उसका पूरे का पूरा जो मॉडल है वो आज, क्योंकि अर्थव्यवस्था का तो सत्यानाश कर दिया आपने, तो जो आपका विज्ञापनबाजी है, जो आपका आर्थिक मॉडल है, वो सारे का सारा केवल सरकारी विज्ञापन पर टिका हुआ है। इसलिए मीडिया, पहली बात तो चाहे खत्म होगी, हर जगह संपादकों की जगह संपादक लगा दिए, इनपुट हो आउटपुट हो जो भी हो, तो वो सारे के सारे अपनी मैनेजमेंट को जवाब दे नहीं है, वो सारे सरकार को, आईटी सेल को जवाब दे, जितने संपादक। तो वो जो कंट्रोल है वो भी ढीला होगा कभी ना कभी, जब परिस्थिति उनके सामने भी आएगी। लेकिन राहुल गांधी का जो ये दावा है, मुझे काफी कुछ सच्चाई के करीब दिखता है। जिस तरह की आर्थिक सुनामी बिल्डअप हो रही है, आप सोचिए, पाकिस्तान का रुपया मजबूत हो रहा है, चीन का युआन 3% मजबूत हो गया, और भारत का रुपया $95 से नीचे, $95 से नीचे चला गया। दुनिया की सबसे वल्नरेबल इकोनॉमी हम है। हम तो विश्व गुरु बनने चले थे, हम तो विश्व गुरु बनने चले थे। तेल की बात होती है ना, पेट्रोल डीजल 25 से 30 रुपया सस्ता हो चुका है। करेंसी की वैल्यू अलग अलग है भारत पाकिस्तान की। पाकिस्तानी करेंसी में, अब यहाँ भी नहीं कि वहां पे इतना महंगा था, वो करेंसी की वैल्यू अलग है। अंधभक्तों को समझ में आता कुछ है नहीं, तो उनसे हम कोई, उनके लिए ना इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना उनसे हमको कोई जिरा करनी है। करेंसी की वैल्यू अलग अलग है, भारतीय रुपए, पाकिस्तानी रुपए। पाकिस्तानी रुपए में जब भारत में बढ़ रहा है रेट, तो वहां पर घट रहा है रेट। ये फर्क, वहां महंगा था, सस्ता था, वो वैल्यू के
वो करेंसी के वैल्यू पे होता है, वहां घट रहा है, नेपाल में घट रहा है, बांग्लादेश में घट रहा है। आज हमारे पड़ोस के, आज की खबर मैं बता रहा हूँ, आज हमारे पड़ोस के 3-4 देशों से तेल की कीमतें वहां पर घटाए जाने की खबर है। तेल की कीमतें घटाए, हमारे यहाँ कोई खबर नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री खुद कह रहा है कि हम बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, लेकिन वो फंसने के लिए ये नहीं बता रहा है कि हमने फंसाया है, माफ कर दो हमको, हम जा रहे हैं। अब आप लोग अगर इतने पे भी कह दे प्रधानमंत्री कि माफ करो, हमने 12 साल में आप लोगों को झांसा दे करके और देश का बेड़ा गर्क किया है, हमें माफ करो, हम जा रहे हैं, आप लोग संभाल पाओ तो संभाल लो, नहीं संभलेगा। लेकिन आदमी की ये तो रहेगा कि यार हमने जिसे चुना था, ठीक है उसमें लाख बुराई थी, लेकिन आखिर में उसने सच्चाई मान ली, प्रायश्चित कर लिया। हम सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन में तो प्रायश्चित को सबसे बड़ा, मतलब प्रायश्चित को मोक्ष का रास्ता मान लिया जाता है। यहां तक है, मैं उस अगर भाषा में जाऊं, थोड़ा आध्यात्मिक भाव को समझें, तो प्रायश्चित को मोक्ष का मार्ग माना जाता है हमारे। आप रामायण महाभारत बहुत पढ़ोगे तो उसमें बहुत बड़े बड़े, मतलब बहुत बड़े बड़े पाप करने वाले लोगों ने भी प्रायश्चित किया है, और प्रायश्चित कर लिया तो उनको ईश्वर ने मोक्ष प्रदान कर दिया। तो प्रायश्चित कर लो, बाकी जो दशा होगा हम लोग समझेंगे। हेमंत भाई, प्रायश्चित कर लो, मान लो। अभी भी ये कह रहे हो कि देश खतरे में, ये कह रहे गरीबी आ जाएगी, लेकिन ये नहीं कह रहे हो गरीबी आ जाएगी, फिर कहते हो होरमुज में चलो छिप जाते। होरमुज की वजह से संकट, अरे होरमुज 3 महीने की कहानी है। क्या होता है हर चीज में, फिर टेक्निकली चलते हैं, ट्रिगर पॉइंट होता है। ट्रिगर पॉइंट होता है, आपके शरीर में ही कोई बीमारी हो, वो बीमारी शरीर में पलती है लंबे वक्त तक, लेकिन एकाएक ऐसा क्या होता है कि जब हमको किसी को भी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, किसी को आईसीयू में जाना पड़ता है, वो बीमारी सालों से पली होती है। जिस दिन बीमारी होती है उसी दिन आईसीयू में नहीं जाता आदमी। मैं सामान्य एग्जाम्पल दे रहा हूं हेमंत भाई, जिस दिन बीमारी होती है उस दिन आईसीयू नहीं जाता है। उस बीमारी का एक ट्रिगर पॉइंट आता है, वो ट्रिगर पॉइंट पे वो उस दिन कुछ पता चला उस दिन उसने जो है लस्सी पी ली थी, अब लस्सी पी ली थी, वही ट्रिगर हो गया, वो बीमारी हो गई, उसकी वजह से बाद में एडमिट करवाया गया। मर्ज उसका 10 साल पुराना, तो हमारा मर्ज 12 साल पुराना है। ये हार्मोन, ये युद्ध, ये सिर्फ ट्रिगर पॉइंट है। इस बात को सहमत है ना हेमंत भाई? ये सिर्फ ट्रिगर पॉइंट है। सिंपल एक एग्जांपल दिया बस, ये ट्रिगर पॉइंट है। तो आप ट्रिगर पॉइंट पर आप अब इससे नहीं बच सकते हैं कि आपने देश का खान पान बिगाड़ा, आपने देश का रूटीन बिगाड़ा, आपने देश की लाइफ स्टाइल बिगाड़ी, आपने देश के हालात बिगाड़ दिए, आपने देश की इकोनॉमी बिगाड़ दी, आपने देश की पॉलिसी बिगाड़ दी, सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ बिगाड़ दिया। ट्रिगर पॉइंट पर अब देश आईसीयू में जा रहा है। यही तो आप भी कह रहे हो कि गरीबी आ जाएगी, आ जाएगा, हो जाएगा, यानी आईसीयू में। अब ये ट्रिगर पॉइंट आया तो आईसीयू में जा रहा है। आईसीयू में जब जा रहा है देश, तो ज्यादा शर्मनाक ये है कि तब भी आप कह रहे हो नहीं यार हमने तो कल जूस पिलाया था फलाने को, अब हम क्या करें, जूस नुकसान कर गया। आपने जूस नहीं, आपने फिनाइल पिला दिया था। अब कह रहे हो जूस पिलाया था, अब यार हमारी क्या गलती है, बताओ हम क्या है, अब मुंह बना लिए हो इतना बड़ा सा, क्या गलती हमारी, निरीह टाइप में। तो ऐसे नहीं बच सकते आप 4 ठो प्रवक्ता, इन्होंने कभी ना किताब का पन्ना, इन्होंने किताब का जिल्द खोले नहीं कभी। लाइए जरा सुनवा दीजिए, बता रहा है कि राहुल गांधी दुश्मन है देश के, हैं सुनवाइए जरा, जरूरी है इनको भी सुनवाना। देखिए, राहुल गांधी एक अराजक व्यक्ति है और जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी मिलकर देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी वांट्स टू क्रिएट अ डेमोक्रेटिक डेफिसिट इन द कंट्री। मैंने राजनीति में कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो भारत से इतनी नफरत करता है जितनी राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी ये जान चुके हैं कि लोकतांत्रिक रूप से वो देश की जनता का भरोसा नहीं जीत सकते, तो अब वो लोकतंत्र, भारत की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी से ही विरोध करने लग गए हैं। ये पता है, ये उसमें था, रिपोर्टर था, इसकी उपलब्धि ये कैसे बना, उपलब्धि कि मतलब इसने माइक कैमरा लेकर के गोल गोल इतना घुमा कि गैलीलियो
उतना घूम लेता तो 3-4 चक्कर और धरती का लगाता। ये जितना एक ही जगह पर एक गेट के सामने घूम गया, उतना अगर दूरी नाप दी जाए तो यहां से हम गोरखपुर चले जाए योगी आदित्यनाथ के पास दिल्ली से, इतना गोल गोल घूम करके। मतलब बताओ, उस आज भी वो क्लिप मौजूद है, प्रदीप भंडारी इसका नाम है, आज भी वो क्लिप मौजूद है। ये पत्रकारिता में, पत्रकारिता के कलंक, सियासत के कलंक सब कॉमन हो गए हैं आज की तारीख में इसमें। अच्छा हेमंत भाई, ठीक है, जवाब देना चाहिए, राजनीतिक रूप से जवाब आता है, प्रवक्ताओं की जिम्मेदारी है, लेकिन वो जिम्मेदारी निभाते समय आप तर्क को तर्क से काटोगे ना, तथ्य को तथ्य से आप झुठलाओगे ना। इसमें एक भी मुझे फैक्ट, एक भी फैक्ट या एक भी लॉजिक बता दीजिए। नहीं, सारे फैक्ट हैं, सोरोस फैक्ट नहीं भाई साहब। इनकी यूनिवर्सिटी में जितने शब्द बताए जाते हैं सारे बोले हैं उसने, ऐसा मत कीजिए आप। देखिए जो इनकी यूनिवर्सिटी में बताए गए हैं, राष्ट्र विरोधी, भारत से नफरत, सोरोस गैंग, प्रधान मोदी का ये लोकतंत्र विरोधी, लोकतंत्र से जीत नहीं सकता, और क्या चाहिए यार आपको। आप पत्रकार साथी के बारे में, पत्रकार साथी के बारे में आप इस तरह की बात करें, आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। नई ट्रेनिंग है भाई साहब। मैं और आप तो कोई शब्द भूल भी जाए, उसको तो 6 के 6 वर्ड याद थे, सोरोस, राष्ट्र विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, चुन के नहीं आ सकता। ये आप समझिए, ये प्रदीप भंडारी क्या चीज है, कुछ नहीं है। 3 दिन पहले आपने एक चीज ऑब्जर्व की थी आशीष भाई, कि जब पहली बार फंस गए थे, मीडिया के हथे चढ़े थे श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान, तो क्या कहा था, अपनी गलती का, किसी का, सीबीएसई का, जांच का लेना देना कुछ नहीं। क्या कह रहे थे कि इस देश के युवाओं में जो फ्रस्ट्रेशन है उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है। सत्ता में प्रधानमंत्री, सत्ता में नरेंद्र मोदी, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है, एनटीए उसके अंडर है, नीट उसके अंदर है, सीबीएसई उसके अंदर है, और बच्चों की फ्रस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार राहुल गांधी है। बताइए, इसके लिए बहुत बड़ी शर्मनिरपेक्षता चाहिए आपको, बहुत बड़ी चाहिए। मतलब कुर्सी पे आप और जिम्मेदार में, ये इन्होंने स्टेब्लिश करके दिखाया भाई साहब। पिछले 12 साल के अंदर क्या है, इस देश के अंदर कुछ भी अच्छा हो जाए, भैंस ने गाय ने बछड़ा दे दिया तो मोदी जी को बधाई, ठीक, तो सारा क्रेडिट मोदी जी को। सब चीजों के लिए जिम्मेदार नेहरू, हर चीज के लिए जिम्मेदार, हर चीज में निशाने पे कौन, राहुल गांधी, और हर चीज का लाभार्थी कौन, गौतम अडानी। इस 4 के अलावा कुछ हुआ हो तो बताइए 12 साल में। कभी आपने किसी भाजपाई को एक बार, अभी तो 1 महीने से चल रहा है एनटीए से लेकर सारी चीजें, भाजपा, आरएसएस, आईटी सेल, सरकार, किसी एक आदमी का एक ट्वीट दिखी है? कमाल को छोटी चीज है क्या ये चीजें उस नागपुर से आती है कि ओनरशिप नहीं लेनी, आनंद लेते रहो, आपको कार दे रखी है, बढ़िया बंगला दे रखा है, मौज करो, कोई समस्या नहीं। 8,500 करोड़ का जहाज है, विदेश में डंका बजाओ, सवाल का जवाब नहीं देना, समस्या को स्वीकार नहीं करना। करना क्या है, भय बेचना है। मैं कंट्रोल रूम को कहूंगा एक फोटो दिखा दे जरा, इंडियन एक्सप्रेस के फोटो है ये, जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि सिचुएशन डज नॉट इंप्रूव एवरीथिंग कुड एंड। सोचिए, तो इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार होगा। 12 साल से सत्ता में ये है, सिचुएशन के लिए जिम्मेदार कौन है आशीष भाई? एवरीथिंग कुड एंड। इससे बड़ा भय बेचता हुआ कोई प्रधानमंत्री देखा आपने? सॉल्यूशन है ही नहीं। वो जो प्रभाकला साहब क्या कहते हैं कि इनको अर्थशास्त्र का ही नहीं पता, इकोनॉमी का ही नहीं पता, वो इनके बारे में नहीं, वो निर्मला सीतारमण के बारे में बताते हैं। थोड़ी बहुत और सुननी हो तो सुब्रमण्यम स्वामी बता देते हैं सारी बातें। तो सवाल आशीष भाई क्या है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई सब जगह से फीडबैक उनके पास आने लगा है फर्स्ट हैंड, ये मोदी के लिए, उसके सिस्टम के लिए अलार्मिंग बेल्स हैं। और कोई कुछ भी कहता रहे, ये बाहर से कुछ भी दिखाते रहे। राहुल गांधी के इस एक वाक्य के बाद पूरे सरकार के एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कपकपी छुटनी तय है, ये मान के चलिए, ठीक। और बहुत जल्दी ही आपको कुछ हेड्स भी रोल होते हुए दिखाई देंगे, फला वो बदल गया, वहां ये हो गया, क्योंकि ये कोई भी चांस लेते नहीं और ये किसी पे भरोसा करते नहीं, अपनी परछाई से भी डरने वाले लोग हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में हमेशा रखिएगा। और जो प्रदीप भंडारी कुछ नहीं है, इनके लिए तो एजेंसी के बाइक तैयार रहते हैं, बताया जाता है कि वहां पहुंच जाओ, वहां वो बैठा है, वहां ये बोलेगा, और तब ये सारा कार्यक्रम चलता है। लेकिन कुल मिलाकर के जिस स्थिति में देश को खड़ा कर दिया, और प्रधानमंत्री ये कहे विदेश में जाकर के कि गरीबी दोबारा बढ़ सकती है, और बंगाल के चुनाव में सब कुछ ठीक था,
तमिलनाडु के चुनाव में सब कुछ ठीक था, 3 दिन में बंटाधार हो गया, और अब ये कहने लगे कि इफ सिचुएशन डज नॉट इंप्रूव एवरीथिंग कुड एंड। व्हाट डू यू मीन? आपको पता है इसका मतलब आपने सारा खत्म कर दिया। आज जो देश की अर्थव्यवस्था है उसका सिंगल लार्जेस्ट कारण है क्रोनी कैपिटलिज्म। केवल और केवल एक या दो व्यक्ति, उसके अलावा सारे के सारे बिजनेस का चौपट कर दिया आपने। कोई पैसा क्यों लगाएगा भाई साहब? आपकी और मेरी बिड के अंदर आप ऊपर थे और अलॉट मुझे हुआ काम, आप कोर्ट चले गए, आपका अधिकार है, आप विनर थे बिड के, और आपके यहाँ ईडी पहुंच गई चौथे दिन। कौन लगाएगा पैसा भाई साहब? क्यों लगाएगा? और उसके बाद क्या होगा कि मैं जिस दाम पे चाहूंगा वो सारी चीजें लूंगा, थ्रो अवे प्राइसेस पे लूंगा। एनसीएलटी के जरिए क्या कर रहे हैं? करोड़ की चीज लाख में दे रहे हैं, और कौन ले रहा है सबको पता है। प्लास्टिक के कुछ काम शुरू करने वाले हैं तो करेंसी को प्लास्टिक की करने का काम चल पड़ा। सारे के सारे फैसले एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए। तो ये आशीष भाई, ये बर्बादी निश्चित है, और मान करके चलिएगा इनको अपना आभास हो रहा है। और इमरजेंसी घोषित करे चाहे ना करे, इमरजेंसी से भी बदतर हालात आज देश के अंदर ऑलरेडी हो चुके हैं। किसी को शक हो तो उसको निकाल दो, ऑलरेडी है। बस वो है कि ऑफिशियल हो जाने पर भाई थोड़ा अलग हो जाता है कि लोगों को जैसे किसी को कोई खुशफहमी नहीं रह जाएगी। आज कई लोग खुशफहमी में है कि राष्ट्र निर्माण हो रहा है, कई लोग कहते कि राष्ट्र निर्माण हो रहा है और हम लोग आहुति दे रहे हैं अपनी। अरे आहुति उधर, आहुति अडानी के चक्कर में सबकी हो रही है। और आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, ये पक्का मान लीजिए कि एक और चीज कि ये मुख्य इनकी कुर्सी जाएगी प्रधानमंत्री की, इमरजेंसी होगा नहीं होगा, लेकिन अडानी जितना कुछ कर रहा है इसका सबका नेशनलाइजेशन होगा, ये जरूर करने दीजिए। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।